नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओनली सेट प्रैक्टिस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इडुटेरिया के बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के बारे में। 4 सेटों का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये इडुटेरिया का वॉल्यूम 1 है, जिसमें आपको 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। आज हम लोग करने वाले हैं 5वें मॉडल सेट की प्रैक्टिस। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, ये देखिए इसका विषय सूची है और ये महत्वपूर्ण टॉपिक से जिन जिन टॉपिक से प्रश्नों को लिया गया है इस सेट में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 1 से शुरू करेंगे और बारी बारी से सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। भारत के महान न्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। ऑप्शन बी, वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित होगा। ऑप्शन सी, वह भारत सरकार को सभी विधि संबंधी विषयों में सलाह देगा। ऑप्शन डी, वह ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। तो दोस्तों, इनमें से जो हमारा कथन गलत है वो है आपका ऑप्शन ए, उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। इसलिए आपका ऑप्शन ए गलत उत्तर होगा, जो कि भारत के महा न्यायवादी के बारे में कथन गलत है। अब चले दोस्तों, हम चलते हैं दूसरे नंबर के प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार का भाग नहीं है? ऑप्शन ए, शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन बी, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन सी, अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार। ऑप्शन डी, पर्यावरण का संरक्षण। तो दोस्तों, इनमें जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, पर्यावरण का संरक्षण मूल अधिकार का भाग नहीं है। इसलिए आपका डी उत्तर सही होगा। अब चलिए दोस्तों, हम चलते हैं तीसरे नंबर की प्रश्न की ओर। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए, भारत परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन सी, भारत परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा इनमें से प्रदान किया गया था? तो तीसरे नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। ठीक है दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया था। इसलिए आपका बी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों, हम चलते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्द किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी, जापान। ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन डी, फ्रांस। तो दोस्तों, जो भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्द जो लिया गया है वो फ्रांस देश से लिया गया है। यानी कि चौथे नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अब चलिए दोस्तों, हम चलते हैं 5 नंबर के प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए, सी राजगोपालचारी। ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन डी, जगजीवन राम। तो दोस्तों, जो 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल था उनका सदस्य नहीं थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है दोस्तों, इसलिए 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। अब चलिए दोस्तों, हम चलते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन ए, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 239। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को किसी विधेयक द्वारा अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111। ऑप्शन सी, संसद के सत्र सत्रवासान और विघटन अनुच्छेद 85। ऑप्शन डी, सभी सही है। तो दोस्तों, छठे नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी सही है। यानी कि आपका तीनों कथन जो है
सही सुमिलित है। ठीक है दोस्तों, यानी संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 239, और बी राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111 से, और सी संसद के सत्र सत्रवासन और विघटन अनुच्छेद 85, इसलिए आपका डी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। संविधान की अनुसूची 6 किस राज्य में लागू नहीं होती है? 1 असम, 2 मेघालय, 3 सिक्किम, 4 मणिपुर, 5 त्रिपुरा। तो ऑप्शन ए 1, 2 और 5 में, ऑप्शन बी 1, 2 और 4 में, ऑप्शन सी 2, 3 और 4 में, ऑप्शन डी 3 और 4 में। तो दोस्तों जो छठा अनुसूची है वो किस राज्य पर लागू नहीं होता है? तो 2 राज्य पर। ठीक है दोस्तों, 3 और 4 यानी कि सिक्किम पर और मणिपुर पर लागू नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी। अब चलो दोस्तों हम चलते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। आइए दोस्तों 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण है? ऑप्शन 1 लिखित संविधान, 2 कठोर संविधान, 3 न्यायपालिका की सर्वोच्चता, 4 केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण। तो दोस्तों इनमें आपको बताना है कि वो कौन सा कथन है जो भारत के संविधान का संघीय लक्षण है। तो ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 1 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। तो दोस्तों इसमें जो भारत का संविधान का जो संघीय लक्षण होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। ठीक है दोस्तों, इसलिए यानी कि लिखित संविधान, कठोर संविधान, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण, इसलिए आपका सही उत्तर 8 नंबर का डी हो जाएगा। और चलिए दोस्तों हम चलते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? दोस्तों इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो राज्य है जिसका विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है। तो ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मिजोरम। तो दोस्तों 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड की विधानसभा की सीटों की संख्या इनमें से सबसे अधिक है, कितना दोस्तों? 70। ठीक है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का 68, इससे 2 कम। ठीक है दोस्तों, 68, इसको याद रखिएगा। और अरुणाचल प्रदेश की सीटों की संख्या 60, ठीक, और मिजोरम का 40। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 18। तो दोस्तों राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 हो सकती है। ठीक है दोस्तों, यानी बी आपका सही उत्तर होगा। 12 से कम नहीं होना चाहिए, 12 से अधिक हो जाएगा, लेकिन न्यूनतम संख्या 12, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 11। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? टोटल 6। ठीक है दोस्तों, यानी बी आपका सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। तुलाल तुलाल किस राज्य की एक एकल व्यंग्यात्मक नृत्य शैली है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी गोवा। तो दोस्तों जो तुलाल या थुलाल नृत्य शैली है वो किस राज्य की है? तो केरल राज्य की है। किस राज्य की है दोस्तों? तो केरल राज्य की, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। मेगुती के जैन मंदिर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी केरल में, ऑप्शन डी उड़ीसा में। तो दोस्तों मेगुती का जो जैन मंदिर है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है, इसलिए 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अब चलो दोस्तों हम चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया?
ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी ग्रीस। तो दोस्तों प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन ग्रीस देश में किया गया। ठीक है दोस्तों, कब? 1896 में ग्रीस की जो राजधानी है एथेंस, वहां पर खेला गया था। यानी आपका डी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। द स्ट्रगल फॉर इंडिया सॉल के लेखक हैं ऑप्शन ए शशि थरूर, ऑप्शन बी सलमान खुर्शीद, ऑप्शन सी लॉरेन एसर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों द स्ट्रगल फॉर इंडिया सॉल के जो लेखक हैं वो हैं शशि थरूर जी। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। लेट मी से इट नो पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन ए प्रीति सिन्हा, ऑप्शन बी राकेश मारिया, ऑप्शन सी बिमल जलान, ऑप्शन डी बिल गेट्स। तो दोस्तों लेट मी से इट नो पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं राकेश मारिया, यानी बी आपका सही उत्तर होगा। अब चलो दोस्तों हम चलते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड एमहर्स्ट, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। तो दोस्तों प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो था लॉर्ड एमहर्स्ट। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपका बी सही उत्तर होगा। अब चलो दोस्तों हम चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी एनजी रंगा, ऑप्शन सी स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। कौन थे दोस्तों? लाला लाजपत राय, इसलिए आपका ए उत्तर सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों 19 नंबर प्रश्न की ओर। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे वे थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है दोस्तों, यानी 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे दोस्तों? तो सुभाष चंद्र बोस। आप चले दोस्तों 20 नंबर प्रश्न की ओर। पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए आगा खान ने, ऑप्शन बी लिकायत अली ने, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना ने, ऑप्शन डी नवाब सलीमुल्लाह ने। तो दोस्तों 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी विनोबा भावे। तो दोस्तों सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपका सही उत्तर ऑप्शन सी। आप चलिए दोस्तों हम चलते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला। ऑप्शन ए 1816 का इंडियन काउंसिल एक्ट, ऑप्शन बी 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, ऑप्शन सी 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, ऑप्शन डी 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो दोस्तों 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है दोस्तों, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट ही भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला था। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमिलित है? एक 1767 से 69 ईस्वी तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, 2 1790 से 92 तक तृतीय मैसूर युद्ध, 3 1824 से 26 ईस्वी तक प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, 4 1845 से 46 द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही सुमिलित होगा वो होगा
आइए ऑप्शन को देखते हैं पहले। ऑप्शन ए 2 और 4, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी 1 और 2। तो इसमें जो हमारा सही सुमेलित होगा वो होगा ऑप्शन सी 2 और 3 सही सुमेलित है। ठीक है दोस्तों, यानी कि दूसरा और तीसरा 1790 से 92 तक तृतीय मैसूर युद्ध, 1824 से 26 तक प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। ठीक है दोस्तों, इसलिए 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1707, ऑप्शन बी 1708, ऑप्शन सी 1724, ऑप्शन डी 1728। तो दोस्तों जो खेड़ा का युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका 1707 में। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था? 1707 में खेड़ा का युद्ध। अब चलिए दोस्तों, हम चलते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर। पुस्तक शाहजहांनामा के लेखक हैं? ऑप्शन ए इनायत खां, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी काजिम सिराजी, ऑप्शन डी अब्दुल हमीद लाहौरी। तो दोस्तों जो पुस्तक है शाहजहांनामा उसके लेखक हैं ऑप्शन ए इनायत खां। अब चलिए दोस्तों, हम चलते हैं 26 नंबर प्रश्न की ओर। किस मुगल शासक के दरबार में दो प्रसिद्ध संस्कृत कवि वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र रहते थे? ऑप्शन ए अकबर के समय, ऑप्शन बी जहांगीर के समय, ऑप्शन सी शाहजहां के समय, ऑप्शन डी औरंगजेब के समय। तो दोस्तों 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शाहजहां के समय में ही दो प्रसिद्ध संस्कृत कवि वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र रहा करते थे शाहजहां के समय, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों, हम चलते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कवि सौगुण संप्रदाय से संबंधित नहीं थे? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी चैतन्य। तो दोस्तों इसमें जो सगुड़ संप्रदाय से संबंधित कवि नहीं थे वे थे 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कबीर। ठीक है दोस्तों, कबीर ही वैसा कवि थे जो सगुड़ संप्रदाय से संबंधित नहीं थे। अब चलिए दोस्तों, हम चलते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर। देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए सल्तनत काल में, ऑप्शन बी मुगल काल में, ऑप्शन सी गुप्त काल में, ऑप्शन डी हड़प्पा काल में। तो दोस्तों जो देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है वो किस काल में प्रसिद्ध था? तो 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सल्तनत काल में। कब था दोस्तों? सल्तनत काल में। अब चलिए दोस्तों, हम चलते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर। मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनी अर्स की संज्ञा दी थी? ऑप्शन ए जिया नक्शबी, ऑप्शन बी बदायूनी, ऑप्शन सी एडवर्ड थॉमस ने, ऑप्शन डी जीन प्रभु सूरी ने। तो दोस्तों 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर एडवर्ड थॉमस। ठीक है दोस्तों, एडवर्ड थॉमस ने ही मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनी अर्स की संज्ञा दी थी। अब चलो दोस्तों, हम चलते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर। सैंधव सभ्यता का महान स्नागर कहाँ से प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी हड़प्पा से, ऑप्शन सी लोथल से, ऑप्शन डी कालीबांगा से। तो दोस्तों सैंधव सभ्यता का महान स्नागर जो प्राप्त हुआ वो हुआ था मोहनजोदड़ो से। ठीक है दोस्तों, इसलिए 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। अब चलिए दोस्तों, हम चलते हैं 31 नंबर प्रश्न की ओर। किस वेद में साभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि वो कौन सा वेद होगा जिसमें साभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। तो दोस्तों 31 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अथर्ववेद में। किस वेद में दोस्तों? अथर्ववेद में। अब चलो दोस्तों, हम चलते हैं 32 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी कलिंग, ऑप्शन डी बिहार। तो दोस्तों इनमें से जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था वो था 32 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी श्रीलंका। ठीक है दोस्तों, श्रीलंका देश अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अब चलिए दोस्तों, हम चलते हैं 33 नंबर प्रश्न की ओर। 55वां ऑस्कर अवार्ड के तहत नाटू नाटू गाने को सर्वश्रेष्ठ गाने का अवार्ड दिया गया है। इस गाने के संगीतकार कौन हैं? ऑप्शन ए एम कीरावनी, ऑप्शन बी प्रेम रचित, ऑप्शन सी कोमाराम, ऑप्शन डी सोमुई
इरकानी। तो दोस्तों 33 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए एम किरवानी। ठीक है दोस्तों, कौन थे संगीतकार? एम किरवानी, नाटू नाटू गाने के। अब चलो दोस्तों हम चलते हैं 34 नंबर प्रश्न की ओर। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी गेल के नए निदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन ए अरुण कुमार सिंह, ऑप्शन बी संदीप कुमार गुप्ता, ऑप्शन सी संतोष यादव, ऑप्शन डी कृष्ण गुप्ता। तो दोस्तों जो गेल है इसके नए निदेशक संदीप कुमार गुप्ता को चुना गया है। ठीक है दोस्तों, जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के निदेशक हैं वो कौन है? संदीप कुमार गुप्ता। आप चलो दोस्तों हम चलते हैं 35 नंबर प्रश्न की ओर। आईएनएस वेला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को किस देश ने विकसित किया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी भारत। तो दोस्तों आईएनएस बेला जो है स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी उसको फ्रांस देश ने विकसित किया है। किस देश ने विकसित किया है दोस्तों? तो फ्रांस। ठीक है दोस्तों, आईएनएस बेला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को, यानी बी आपका सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 36 नंबर प्रश्न की ओर। हाल ही में आए मैंड्स तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी कतर, ऑप्शन डी यूएई। तो जो हाल ही में मैंड्स तूफान आया था उसका नामकरण यूएई ने किया था। ठीक है दोस्तों, किस देश ने किया था? यूएई, यानी डी आपका सही उत्तर होगा। अब चलो दोस्तों हम चलते हैं 37 नंबर प्रश्न की ओर। हाल ही में तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए असम से, ऑप्शन बी तेलंगाना से, ऑप्शन सी गुजरात से, ऑप्शन डी कर्नाटक से। तो दोस्तों जो तेजपुर की लीची है इसको जीआई टैग दिया गया, ये किस राज्य से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर होगा असम से। ठीक है दोस्तों, किस राज्य से? असम से संबंधित है, इसलिए 37 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए असम। आप चलो दोस्तों हम चलते हैं 38 नंबर प्रश्न की ओर। हाल ही में बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया, उनका संबंध था किस क्षेत्र से? ऑप्शन ए वास्तुकला से, ऑप्शन बी संगीत से, ऑप्शन सी अभिनेता से, ऑप्शन डी साहित्य से। तो दोस्तों हाल ही में बाल कृष्ण दोषी का निधन हो गया, उनका जो संबंध था वो था वास्तुकला से। ठीक है दोस्तों, किससे था? वास्तुकला से, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अब चलो दोस्तों हम चलते हैं 39 नंबर प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी आर के सिंह, ऑप्शन सी अरविंद सिंह, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो हैं 39 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी आर के सिंह। कौन बने हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए अध्यक्ष? आर के सिंह। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 40 नंबर प्रश्न की ओर। जल दूत ऐप को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन ए ग्रामीण विकास, ऑप्शन बी स्वास्थ्य विभाग, ऑप्शन सी आवास मंत्रालय, ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय। तो जो जल दूत ऐप है इसको किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है दोस्तों? तो 40 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जल दूत ऐप को जारी किया गया है। अब चलो दोस्तों हम चलते हैं 41 नंबर प्रश्न की ओर। भारत तथा अमेरिका के मध्य 7वां संगम अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए गोवा में, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी अंडमान। तो दोस्तों भारत तथा अमेरिका के मध्य जो 7वां संगम अभ्यास का आयोजन किया गया है वो कहाँ पर किया गया है दोस्तों? तो 41 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गोवा में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? गोवा में 7वां संगम अभ्यास का आयोजन किया गया भारत और अमेरिका के बीच। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 42 नंबर प्रश्न की ओर। भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा के उद्देश्य से बीएसएफ द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑप्शन ए ऑपरेशन रक्षा, ऑप्शन बी ऑपरेशन अलर्ट, ऑप्शन सी ऑपरेशन सतर्क, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों भारत पाकिस्तान की जो सीमा है वो वहाँ पर बीएसएफ द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया था वो है 42 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया था। कौन सा ऑपरेशन दोस्तों? ऑपरेशन अलर्ट बीएसएफ के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब चलो दोस्तों हम चलते हैं 43 नंबर प्रश्न की ओर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन ए आइसलैंड, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी
डेनमार्क, ऑप्शन डी नॉर्वे। तो दोस्तों जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में जो देश शीर्ष पर स्थान पर है वो है ऑप्शन सी डेनमार्क। ठीक है दोस्तों, कौन सा देश? डेनमार्क। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 44 नंबर प्रश्न की ओर। आम बजट 2023 से 24 के तहत मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित हुई? ऑप्शन ए 50,000 करोड़, ऑप्शन बी 55,000 करोड़, ऑप्शन सी 60,000 करोड़, ऑप्शन डी 65,000 करोड़। तो दोस्तों जो आम बजट 2023 से 24 के तहत मनरेगा के लिए जो राशि आवंटित किया गया है वो है राशि ऑप्शन सी 60,000 करोड़। कितना है दोस्तों? 60,000 करोड़। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 45 नंबर प्रश्न की ओर। डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ऑप्शन ए सामाजिक न्याय मंत्रालय, ऑप्शन बी महिला आयोग, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा। तो जो डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम है वो महिला आयोग के द्वारा शुरुआत की गई है। ठीक है दोस्तों, यानी 45 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 46 नंबर प्रश्न की ओर। अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री सरिता का संबंध है। ऑप्शन ए वुशु से, ऑप्शन बी कुश्ती से, ऑप्शन सी जूडो से, ऑप्शन डी बैडमिंटन से। तो 46 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कुश्ती से, इसलिए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अब चलो दोस्तों हम चलते हैं 47 नंबर प्रश्न की ओर। फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन ए इंडोनेशिया में, ऑप्शन बी कोस्टारिका में, ऑप्शन सी पेरू में, ऑप्शन डी भारत में। तो दोस्तों जो फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2023 है उसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा दोस्तों? तो 47 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कोस्टारिका में। कहाँ पर दोस्तों? कोस्टारिका में फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 48 नंबर प्रश्न की ओर। महिला सशक्तिकरण पर G20 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी उदयपुर में, ऑप्शन सी आगरा में, ऑप्शन डी बेंगलुरु में। तो दोस्तों महिला सशक्तिकरण पर G20 का जो सम्मेलन आयोजित किया गया वो कौन सा शहर होगा दोस्तों? तो 48 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आगरा में। कहाँ पर दोस्तों? आगरा में ही महिला सशक्तिकरण पर G20 का सम्मेलन किया गया आयोजित। अब चलो दोस्तों हम चलते हैं 49 नंबर प्रश्न की ओर। विश्व दाल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 फरवरी को, ऑप्शन बी 10 फरवरी को, ऑप्शन सी 12 फरवरी को, ऑप्शन डी 16 फरवरी को। तो दोस्तों जो विश्व दाल दिवस है वो मनाया जाता है 49 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी 16 फरवरी को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 16 फरवरी को विश्व दाल दिवस मनाया जाता है। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 50 नंबर प्रश्न की ओर। डूरंड कप 2022 के विजेता हैं। ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों डूरंड कप 2022 के विजेता इनमें से कौन है? तो बेंगलुरु। ठीक है दोस्तों, कौन है? बेंगलुरु, इसलिए आपका सही उत्तर ऑप्शन ए। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 51 नंबर प्रश्न की ओर। गोल्डन ग्लोब अवार्ड हेतु किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन ए द फैबलमैन्स, ऑप्शन बी तार, ऑप्शन सी द वंशीज ऑफ इनिशेरिन, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों गोल्डन ग्लोब अवार्ड हेतु सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार इनमें से किसको दिया गया है? तो 51 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए द फैबलमैन्स को। ठीक है दोस्तों, किसको? द फैबलमैन्स को। अब चलो दोस्तों हम चलते हैं 52 नंबर प्रश्न की ओर। रक्सौल हल्दिया ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे की शुरुआत किस वर्ष तक की जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए 2023, ऑप्शन बी 2024, ऑप्शन सी 2025, ऑप्शन डी 2026। तो दोस्तों रक्सौल हल्दिया ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे की शुरुआत इसमें से किस वर्ष तक की जाने की घोषणा की गई है? तो 52 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2023 तक। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसी साल तक शुरुआत करने की घोषणा की गई है। अब चलो दोस्तों हम चलते हैं 53 नंबर प्रश्न की ओर। हाल की घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट्स
सेंटर खोलने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए गया में, ऑप्शन बी कैमूर, ऑप्शन सी शेखपुरा में, ऑप्शन डी पटना में। तो दोस्तों 53 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कैमूर। ठीक है दोस्तों, कैमूर में ही वाटर एक्सपोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा की गई है, यानी कैमूर आपका सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 54 नंबर प्रश्न की ओर। अभी हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि जो हाल ही में वो कौन सा पार्टी होगा जिसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो 54 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राजद, ऑप्शन बी आप, ऑप्शन सी जदयू, ऑप्शन डी सपा। तो 54 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी आप, यानी आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 55 नंबर प्रश्न की ओर। फीफा विश्व कप 2022 में किस टीम को फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया? ऑप्शन ए ब्राजील को, ऑप्शन बी अर्जेंटीना को, ऑप्शन सी इंग्लैंड को, ऑप्शन डी फ्रांस को। तो दोस्तों फीफा विश्व कप 2022 में इनमें से वो कौन सा टीम है जिसको फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया? तो 55 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इंग्लैंड को। ठीक है दोस्तों, किसको? इंग्लैंड को फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है, इसलिए आपका सी सही उत्तर होगा। अब चलो दोस्तों हम चलते हैं 56 नंबर प्रश्न की ओर। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वाला राज्य है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वाला राज्य कौन सा है? तो 56 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, कौन? पश्चिम बंगाल। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 57 नंबर प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति चुनाव 2022 हेतु कुल कितने वोट पड़े थे? ऑप्शन ए 4750, ऑप्शन बी 4751, ऑप्शन सी 4752, ऑप्शन डी 4754। तो दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव 2022 हेतु टोटल जो वोट पड़े थे वो कितने थे दोस्तों? तो 57 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 4754 टोटल वोट थे। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 58 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी पृथ्वी। तो दोस्तों इनमें से बताना है वो कौन सा ग्रह होगा जो सबसे कम समय में सूर्य की चक्कर पूरा कर लेता है। तो 58 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बुध। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 59 नंबर प्रश्न की ओर। विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप हैं? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया एवं यूरोप, ऑप्शन बी अफ्रीका एवं यूरोप ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिका, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों विश्व के दो जो सबसे छोटे महाद्वीप हैं वे हैं 59 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया एवं यूरोप, यानी कि ए आपका सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 60 नंबर प्रश्न की ओर। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए कलसुइया, ऑप्शन बी दोदा बेटा, ऑप्शन सी अन्नाईमुड़ी, ऑप्शन डी अन्नामलाई। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है 60 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अन्नाईमुड़ी। कौन सी दोस्तों? अन्नाईमुड़ी। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 61 नंबर प्रश्न की ओर। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों जो नेलांग घाटी है वो किस राज्य में इनमें से स्थित है? तो 61 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड में। कहाँ पर दोस्तों? उत्तराखंड में ही नेलांग घाटी स्थित है।
अब चलिए दोस्तों 62 नंबर प्रश्न की ओर। नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? ऑप्शन ए दूसरी, ऑप्शन बी तीसरी, ऑप्शन सी चौथी, ऑप्शन डी पांचवी। तो दोस्तों जो नीली क्रांति की शुरुआत की गई थी वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई थी दोस्तों? तो 62 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है दोस्तों, नीली क्रांति की शुरुआत की गई थी। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 63 नंबर प्रश्न की ओर। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए बलुई मिट्टी से, ऑप्शन बी चिकनी मिट्टी से, ऑप्शन सी लोम मिट्टी से, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो जो पौधों के सबसे अधिक पानी जो मिट्टी से प्राप्त होती है वो कौन सी मिट्टी होगी दोस्तों? तो 63 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लोम मिट्टी से। किस मिट्टी से दोस्तों? लोम मिट्टी से ही पौधों को सबसे अधिक पानी प्राप्त होती है। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 64 नंबर प्रश्न की ओर। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिमी तट, ऑप्शन बी पूर्वी तट, ऑप्शन सी दक्षिणी तट, ऑप्शन डी पश्चिमी तट। तो जो डार्लिंग श्रृंखला है वो ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों किस तट पर अवस्थित है? तो 64 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिमी तट पर अवस्थित है। कहां पर दोस्तों? दक्षिण पश्चिमी तट पर अवस्थित है डार्लिंग श्रृंखला, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 65 नंबर प्रश्न की ओर। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग हैं। ऑप्शन ए लीबिया, सूडान, ईरान, ऑप्शन बी सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, ऑप्शन सी अंगोला, इथोपिया, बोत्सवाना, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग इनमें से कौन है दोस्तों? तो 65 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपका बी सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों 66 नंबर प्रश्न की ओर। वो कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है? आमतौर पर एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदल देता है। ऑप्शन ए ट्रांसमीटर, ऑप्शन बी ट्रांसड्यूसर, ऑप्शन सी रिपीटर, ऑप्शन डी एम्पलीफायर। तो दोस्तों 66 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर, ठीक है दोस्तों, ट्रांसड्यूटर ही एक ऐसा उपकरण है जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है, बदल देता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 67 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन बम, ऑप्शन बी नाभिकीय बम, ऑप्शन सी परमाणु ऊर्जा उत्पादन, ऑप्शन डी परमाणु और हाइड्रोजन बम। तो दोस्तों जो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है इनमें से वो है 67 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हाइड्रोजन बम। ठीक है दोस्तों, कौन है? हाइड्रोजन बम थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है, इसलिए आपका सही उत्तर ऑप्शन ए। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 68 नंबर प्रश्न की ओर। विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ऑप्शन बी दिष्ट धारा और सर्वात्रिक विद्युत मोटर ये विद्युत मोटर के प्रकार हैं, ऑप्शन सी विद्युत मोटर केवल दिष्ट धारा द्वारा संचालित होते हैं, ऑप्शन डी विद्युत मोटर बल उत्पादन करने के लिए विद्युत मोटर चुंबकीय क्षेत्र और घुमावदार धाराओं के बीच अंतःक्रिया के माध्यम से काम करता है। तो इसमें से जो हमारा गलत कथन होगा वो होगा 68 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, विद्युत मोटर केवल दिष्ट धारा संचालित होते हैं, दिष्ट धारा द्वारा संचालित होते हैं, इसलिए इसका सी गलत उत्तर होगा। देखिए दोस्तों, अगर प्रश्न थोड़ा ढक जाए तो उसको आप लोग आगे पीछे करके रोक करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, और फिर उत्तर को अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 69 नंबर प्रश्न की ओर। ओम का नियम खाली स्थान और खाली स्थान के बीच का वर्णन करता है। तो दोस्तों इनमें से बताना है कि जो ओम का नियम है वो किन के बीच के संबंध का वर्णन करता है। तो ऑप्शन ए विद्युत धारा, विद्युत आवेश
ऑप्शन बी विद्युत आवेश समय, ऑप्शन सी विद्युत धारा विभवांतर, ऑप्शन डी विद्युत आवेश विभवांतर के बीच। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं 69 नंबर प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा। तो 69 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी विद्युत धारा विभवांतर। ठीक है दोस्तों, यानी ओम का नियम विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध का वर्णन करता है, इसलिए आपका सही उत्तर ऑप्शन सी। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 70 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति से तीसरे नियम के लिए सही है। ऑप्शन ए बल एक ही निकाय पर लागू होता है, ऑप्शन बी बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, ऑप्शन सी बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, ऑप्शन डी बल दूरी पर निर्भर है। तो 70 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, इसलिए आपका सही उत्तर ऑप्शन सी जो न्यूटन के गति से तीसरे नियम के लिए सही है। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 71 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है। ऑप्शन ए दृश्य प्रकाश, ऑप्शन बी एक्स किरणें, ऑप्शन सी रेडियो तरंगे, ऑप्शन डी पराबैंगनी किरणें। तो दोस्तों इनमें से आपका बताना है कि वो कौन सा किरणें हो जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है। तो 71 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी एक्स किरणें। कौन सी किरणें दोस्तों, एक्स किरणें ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 72 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए माध्यम, ऑप्शन बी आवृत्ति, ऑप्शन सी तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन डी आयाम। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि कौन सा विशेषता है जो तरंग की विशेषता नहीं है। तो 72 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए माध्यम। ठीक है दोस्तों, माध्यम ही ऐसा विशेषता है जो तरंग की विशेषता नहीं है। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 73 नंबर प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए निष्क्रियकरण, ऑप्शन बी आसवन, ऑप्शन सी क्रिस्टलीकरण, ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन। तो दोस्तों 73 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए निष्क्रियकरण, यानी निष्क्रियकरण ही रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 74 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। ऑप्शन ए लेवोसियर, ऑप्शन बी डाल्टन, ऑप्शन सी जोसेफ प्राउस्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 74 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी डाल्टन। ठीक है दोस्तों, कौन सा सही उत्तर होगा, डाल्टन। डाल्टन ही यह प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 75 नंबर प्रश्न की ओर। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी जस्ता। तो दोस्तों 75 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कार्बन। ठीक है दोस्तों, यानी कार्बन को ही लोहे के साथ मिलाया जाता है लोहा को कठोर और मजबूत बनाने के लिए। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 76 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों 76 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या तो बाह्यतम कक्षा में रह सकता है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि वह अधिकतम संख्या कौन सी होगी जो इलेक्ट्रॉन की बाह्यतम कक्षा में रह सकता है। तो 76 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी टोटल 8। ठीक है दोस्तों, 8 रह सकता है इलेक्ट्रॉनों की वो अधिकतम संख्या है जो बाह्यतम कक्षा में रह सकता है। अब चलिए दोस्तों 77 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऑप्शन ए बॉयल का नियम, ऑप्शन बी चार्ल्स का नियम, ऑप्शन सी एवोगाद्रो का नियम, ऑप्शन डी गे लुसाका का नियम।
तो 77 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बॉयल का नियम। ठीक है दोस्तों, किसका नियम? बॉयल का नियम ही गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है इस नियम के अनुसार। अब चलो दोस्तों हम चलते हैं 78 नंबर प्रश्न की ओर। पीएच पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन ए, OH माइनस आयन सांद्रता में कमी। ऑप्शन बी, एच प्लस आयन सांद्रता में वृद्धि। ऑप्शन सी, एच प्लस आयन सांद्रता में कमी। ऑप्शन डी, OH माइनस आयन सांद्रता में वृद्धि। तो 78 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, OH माइनस आयन सांद्रता में वृद्धि पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए 78 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 79 नंबर प्रश्न की ओर। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन की सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए, हाइलोजन। ऑप्शन बी, एक्टिनाइड। ऑप्शन सी, संक्रमण तत्व। ऑप्शन डी, दुर्लभ मृदा धातु। तो दोस्तों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन की सामान्यतः जिस नाम से जाना जाता है वह नाम कौन सा है दोस्तों? तो 79 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हाइलोजन नाम से। ठीक है दोस्तों, किस नाम से? हाइलोजन, इसलिए आपका ए उत्तर सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 80 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित 4 तत्वों में से 3 तत्व किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है, कौन सा तत्व भिन्न है? तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि कौन सा तत्व है जो इन चारों तत्वों में से भिन्न है। तो आइए दोस्तों ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए, जर्मेनियम। ऑप्शन बी, सिलिकॉन। ऑप्शन सी, पोटेशियम। ऑप्शन डी, गैलियम। तो 80 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, पोटेशियम। ठीक है दोस्तों, पोटेशियम ही इन चारों तत्वों से भिन्न है, इसलिए आपका 80 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 81 नंबर प्रश्न की ओर। अमोनिया सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन ए, NH4SO3 का होल ट्वाइस। ऑप्शन बी, NH4 का होल ट्वाइस SO4। ऑप्शन सी, NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO3। ऑप्शन डी, NH4SO4 का होल ट्वाइस। तो दोस्तों जो अमोनिया सल्फेट का रासायनिक सूत्र होगा वो होगा 81 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4, इसलिए आपका सही उत्तर ऑप्शन बी। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 82 नंबर प्रश्न की ओर। साइटोप्लाज्मा एक जेली जैसा द्रव होता है जो मौजूद होता है। ऑप्शन ए, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच। ऑप्शन बी, केंद्रक और कोशिकांगों के बीच। ऑप्शन सी, तंत्रिकाओं और कोशिकाओं के बीच। ऑप्शन डी, वसाओं और ऊतकों के बीच। तो साइटोप्लाज्मा एक जेली जैसा द्रव होता है जिसमें जो मौजूद होता है। 82 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच। कहाँ पर दोस्तों? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच साइटोप्लाज्मा जो कि एक जेली जैसा द्रव होता है वह मौजूद होता है, इसलिए 82 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 83 नंबर प्रश्न की ओर। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? ऑप्शन ए, एपिडर्मल ऊतक। ऑप्शन बी, तंत्रिकीय ऊतक। ऑप्शन सी, मेरिस्टेमेटिक ऊतक। ऑप्शन डी, जटिल ऊतक। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऊतक है जो एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है उनमें। 83 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जटिल ऊतक। किसमें दोस्तों? जटिल ऊतक में ही एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की, ठीक है दोस्तों, यानी एक ही कार्य करेगी लेकिन कोशिका अलग अलग रहेगी। किसमें दोस्तों? जटिल ऊतक में। अब चलो दोस्तों हम चलते हैं 84 नंबर प्रश्न की ओर। जीन उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ऑप्शन ए, प्रजनन। ऑप्शन बी, प्रोटीन के अनुक्रम में परिवर्तन। ऑप्शन सी, नाइट्रोजनी
क्षारों के अनुकरण क्रम में परिवर्तन, ऑप्शन डी हार्मोन के एंजाइमों के स्राव। तो 84 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन, जो कि जीन उत्परिवर्तन के कारण होता है, इसलिए आपका सी उत्तर सही उत्तर होगा। अब चलो दोस्तों हम चलते हैं 85 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए एरेकिनिड, ऑप्शन बी कीट, ऑप्शन सी सरीसृप, ऑप्शन डी मोलस्क प्राणी। तो दोस्तों 85 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सरीसृप। ठीक है दोस्तों, कौन सा दोस्तों? सरीसृप ही अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 86 नंबर प्रश्न की ओर। किसी व्यक्ति की पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन ए रेडियोग्राफ, ऑप्शन बी माइक्रोस्कोप, ऑप्शन सी इंडोस्कोप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उस यंत्र को हम लोग क्या बोलेंगे जिसमें व्यक्ति की पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो 86 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इंडोस्कोप। ठीक है दोस्तों, उस यंत्र को हम क्या बोलेंगे? इंडोस्कोप से ही व्यक्ति की पाचन तंत्र की जांच किया जाता है। किससे दोस्तों? इंडोस्कोप से। अब चलो दोस्तों हम चलते हैं 87 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? ऑप्शन ए अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन बी अनुमस्तिष्क, ऑप्शन सी मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन डी सेरिबेलम। तो दोस्तों इनमें आपको बताना है कि वो कौन सा भाग होगा जिसमें मानव मस्तिष्क जिसमें विचारों का संग्रह होता है। तो 87 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अग्र मस्तिष्क। ठीक है दोस्तों, अग्र मस्तिष्क में ही विचारों का संग्रह होता है, इसलिए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 88 नंबर प्रश्न की ओर। किसी जंगम जोड़ की दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाला स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए साइनोवियल द्रव, ऑप्शन बी एम्ब्रियोटिक द्रव, ऑप्शन सी इंटरस्टिशियल द्रव, ऑप्शन डी सेरेब्रोस्पाइनल द्रव्य। तो दोस्तों 88 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए साइनोवियल द्रव। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं हम लोग? साइनोवियल द्रव, जो दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाला स्नेहक पदार्थ होता है। कौन सा दोस्तों? साइनोवियल द्रव। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 89 नंबर प्रश्न की ओर। आयोडीन निम्न में से किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी थायरोक्सिन। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि वो आयोडीन है वो किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो 89 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी थायरोक्सिन के लिए आवश्यक है आयोडीन। ठीक है दोस्तों, थायरोक्सिन संश्लेषण के लिए आवश्यक है आयोडीन। अब चलते हैं 90 नंबर प्रश्न की ओर। किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिक्टस नामक रोग हो जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन बी, ऑप्शन डी विटामिन सी। तो जो रिक्टस नामक के रोग होते हैं बच्चों में, ये किस कमी के कारण? तो 90 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों में रिक्टस नामक रोग हो जाता है। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 91 नंबर प्रश्न की ओर। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? ऑप्शन ए एंटीजन, ऑप्शन बी एंटीबॉडी, ऑप्शन सी एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन डी एस्पिरिन। तो दोस्तों इनमें आपको बताना है कि जो मानव में बैक्टीरिया का संक्रमण का जो सबसे आम इलाज है वो कौन सा इलाज है। तो दोस्तों 91 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एंटीबायोटिक्स। ठीक है दोस्तों, किससे? ऑप्शन सी एंटीबायोटिक्स से ही मानव में जो बैक्टीरिया का संक्रमण होता है उससे इलाज होता है। अब चलते हैं 92 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन एकाधिकारी प्रतियोगिता को सूचित करता है? तो आइए दोस्तों, प्रश्न बहुत लंबा है, इसको आप लोग मैनेज कीजिएगा। एक विभेदित उत्पाद, दो क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या, तीन प्रवेश रोध, चार समांगी उत्पाद। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल
1, 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3 और 4, ऑप्शन डी केवल 2 और 4। तो 92 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केवल 1 और 2। ठीक है दोस्तों, जो उत्पादन एकाधिकारी प्रतियोगिता को सूचित करता है। कौन सा दोस्तों? तो केवल 1 और 2, यानी कि बी भेदित उत्पाद और क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या, इसलिए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 93 नंबर प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? आइए दोस्तों ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों जो यूएनडीपी का मुख्यालय है इनमें से कहाँ पर है दोस्तों? तो 93 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में। कहाँ पर दोस्तों? न्यूयॉर्क में। ठीक है दोस्तों, यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। और चलिए दोस्तों हम चलते हैं 94 नंबर प्रश्न की ओर। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया? ऑप्शन ए 8वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी 9वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी 10वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों आपको इसमें बताना है कि जो न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को लाया गया था यह किस पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया? तो 94 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 9वीं पंचवर्षीय योजना में। कब दोस्तों? 9वीं पंचवर्षीय योजना में ही न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया। अब चलते हैं दोस्तों 95 नंबर प्रश्न की ओर। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इरिडा का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इडा का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? तो 95 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हैदराबाद में। कहाँ पर दोस्तों? हैदराबाद में। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय हैदराबाद में। अब चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों 96 से आपको 100 तक प्रश्न गणित से होने वाले हैं, तो आप गणित को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने से हल करने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेट नंबर 6 में। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।